नमस्कार। जी आज हम शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था पर जी थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी जैसा कि हमें मिले दस्तावेजों से पता चलता है, कोशिश ये समझने की है कि ये सिस्टम मतलब इसमें क्या खास था और ये इतना अहम क्यों माना जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर हम इसकी मुख्य बातें और इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि शिवाजी महाराज ने अन्नाजी दत्तों के नेतृत्व में एक बड़ा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भू राजस्व को मतलब एक वैज्ञानिक रूप देने के लिए अहमदनगर के मलिक अंबर की काठी मापन प्रणाली अपनाई। कहीं और से आइडिया लेने में कोई हिचक नहीं। बिल्कुल। और ये काठी या कह लें एक लाठी, यही माप की इकाई बनी। जैसे 20 काठी मिलाकर एक बीघा बनता था। अच्छा। और फिर 120 बीघा का एक चावर। तो ये एक व्यवस्थित तरीका था जो उस जमाने के हिसाब से देखें तो काफी उन्नत था। हाँ, हिसाब किताब में सटीकता लाने की कोशिश। अच्छा, तो फिर लगान कितना तय हुआ था? दस्तावेज कहते हैं कि शुरुआत में उपज का 33% था। जी, शुरू में 33 था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। 40%। और ये कैसे लिया जाता था? अनाज में या नकद? दोनों तरह की सुविधा थी। किसान चाहे तो अनाज दे दे या फिर नकद भुगतान कर दे। ठीक है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव ये था कि शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। मतलब सरकार सीधे किसानों से लगान वसूलती थी। हाँ, वो बिचौलियों वाली बात नहीं थी। बिल्कुल। ये उस वक्त की जो जागीरदारी व्यवस्था थी उससे एकदम अलग था। जागीरदारी में क्या होता था कि बीच में कई लोग होते थे और वो अक्सर किसानों का शोषण करते थे। तो ये रैयतवाड़ी से किसानों को सीधा फायदा हुआ होगा? कह सकते हैं। बिचौलियों के हटने से कुछ राहत तो मिली होगी, पर हाँ, इससे राज्य का नियंत्रण भी किसानों पर सीधा हो गया। अच्छा। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर किसानों को कर्ज भी दिया जाता था, जैसे बीज के लिए या बैल खरीदने के लिए। तो ये एक तरह से खेती को बढ़ावा देने की कोशिश भी थी। हाँ, लगता तो यही है। राज्य चाहता था कि खेती ठीक से हो ताकि राजस्व मिलता रहे। अब एक और बात देशमुखों की, मतलब जो उस इलाके के बड़े जमींदार थे। दस्तावेजों में इनकी स्थिति को लेकर थोड़ी अलग-अलग बातें हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी ने उन्हें दबाया, उनकी ताकत कम की, पर कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्हें सिस्टम में शामिल किया गया। शायद जमीनें लौटा दी, लेकिन उनके प्रशासनिक अधिकार कम कर दिए। स्रोत इस पर एक मत नहीं है। सही कहा। ये एक बारीक पहलू है और इस पर इतिहासकारों में बहस भी है। पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि असल में क्या हुआ। लेकिन अगर हम गांव के स्तर पर देखें, हाँ, तो लगान वसूली का जो असल काम था वो पाटिल या पटेल करते थे। ओके। और जो जमीन का सारा लेखा जोखा हिसाब किताब रखना, वो काम कुलकर्णी का था। अच्छा, पाटिल और कुलकर्णी गांव लेवल पर। हाँ, और फिर इनसे ऊपर परगना लेवल पर देशमुख और देशपांडे होते थे। वो एक तरह से सुपरवाइजर की भूमिका में थे। मतलब गांव से लेकर परगना तक एक ढांचा बना हुआ था प्रशासन का। बिल्कुल। लेकिन आमदनी सिर्फ जमीन के लगान से तो नहीं आती होगी राज्य की, और भी तरीके रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल। और भी कई स्रोत थे। जैसे सीमाओं पर टैक्स लगता था, मतलब सीमा शुल्क। बंदरगाहों से आमदनी होती थी, व्यापार पर भी कर लगता था। ये सब भी राजकोष में जाता था। अच्छा। और फिर वो दो खास टैक्स आते हैं जिनका जिक्र बहुत होता है, चौथ और सरदेशमुखी। ये क्या थे? हाँ, ये बहुत मशहूर है। ओके। देखिए, चौथ का मतलब था जो पड़ोसी राज्य थे, खासकर मुगल इलाके या बीजापुर गोलकुंडा के इलाके। हाँ। उनकी कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा, यानी 25%। 25%? क्यों? ये रकम शिवाजी इस गारंटी के बदले लेते थे कि वो उन इलाकों पर हमला नहीं करेंगे और बाहरी हमलों से उनकी हिफाजत भी करेंगे। मतलब एक तरह की प्रोटेक्शन मनी। अच्छा, प्रोटेक्शन मनी। और सरदेशमुखी ये क्या था? सरदेशमुखी उसी आमदनी पर लगने वाला 10% का एक और टैक्स था। हाँ। अतिरिक्त 10% और? हाँ, ये उन इलाकों से वसूला जाता था जहां शिवाजी खुद को पुश्तैनी सरदेशमुख, यानी सबसे बड़ा मुखिया होने का दावा करते थे। अच्छा, तो ये वंशानुगत अधिकार का दावा था? बिल्कुल।
ये टैक्स वसूल कर वो एक तरह से उन इलाकों पर अपना अधिकार जता रहे थे और ये दिखा रहे थे कि वो वहां के लोगों के हितों के रक्षक हैं। तो ये सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि अपना दबदबा कायम करने और अधिकार जताने का भी तरीका था। हाँ, कह सकते हैं। एक और शब्द सुनने को मिलता है, मोखासा या सरंजाम। इसका क्या मतलब था? मोकासा या सरंजाम ये दरअसल जमीन का एक टुकड़ा या जागीर होती थी। जागीर? लेकिन आपने तो कहा था जागीरदारी से अलग थी व्यवस्था। हाँ, ये थोड़ी अलग तरह की जागीर थी। ये बड़े मराठा सरदारों को दी जाती थी नकद तनख्वाह के बदले। अच्छा, तनख्वाह के बदले जमीन? हाँ, और इसमें सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उस इलाके से लगान वसूलने का अधिकार भी शामिल होता था। ये सरदारों को अपने साथ जोड़े रखने और उनकी इस सेना का खर्चा चलाने का एक तरीका था। समझ गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था की खास बातें हुई जमीन का वो वैज्ञानिक सर्वे, काठी वाला, हाँ, काठी प्रणाली, किसानों से सीधा संपर्क मतलब रैयतवाड़ी जी, और फिर ये अनोखे टैक्स, चौथ और सरदेशमुखी। बिल्कुल, ये एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रणाली थी जिसका मकसद था राज्य के लिए एक स्थिर आमदनी पक्की करना और वो भी अलग अलग स्रोतों से। साथ ही खेती किसानी के प्रशासन पर सीधा कंट्रोल रखना भी। रैयतवाड़ी से किसानों को कुछ हद तक बिचौलियों से मुक्ति मिली, तो वहीं चौथ और सरदेशमुखी ने मराठा ताकत का दायरा बढ़ाया। सही। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की व्यवस्था, खासकर ये जो चौथ और सरदेशमुखी जैसी मांगे थी, ये लंबे समय तक कितनी टिकाऊ या सस्टेनेबल रही होंगी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आगे चलकर जो दूसरी राजस्व प्रणालियां आईं, उन पर इसका क्या असर पड़ा होगा? इस पर शायद आगे कभी और बात की जा सकती है। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।